Hello everyone, welcome to WOW IS. I will see our daily current affairs module for 24th of June. Here's our content list. सबसे पहले हम देखेंगे सेनकाकू आइलैंड्स। तो इसमें एक आइलैंड है टिनोशिरो। इसका नाम जापान ने चेंज कर दिया है टू टिनोशिरो सेनकाकू। उस पर कुछ चाइना और ताइवान के कंटेंशंस हैं। ओके, दैट विल सी टिनोशिरो सेनकाकू। अगला हम देखेंगे 100 ईयर्स ऑफ मालाबार रिबेलियन। इसको मोपला रिबेलियन भी हम बोलते हैं और मापिला रिबेलियन भी बोलते हैं। तो ये देखेंगे इसके अगले साल 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी। नाउ तीसरा हम देखेंगे सीबेट 2030 रिपोर्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग पूरे सीबेट की मैपिंग हो रही है, सीबेट मैपिंग। ओके, और अब तक इसने लगभग 1/5 विच इज़ 20% ऑफ द सीबेट को कवर कर चुका है, मैप कर चुके हैं हम। तो वी विल सी दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज़ द आर्कटिक हीट वेव। तो आर्कटिक हीट वेव बेसिकली टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल, इवन साइबेरिया में अप टू 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया है। तो दैट वील सी। लेट्स बिगिन आवर जर्नी फॉर टुडे। Okay, so our first topic is Senkaku Islands. A local council in southern Japan voted to rename an area covering the Tokyo-controlled Senkaku Islands, which is known by Taiwan and China as the Diaoyus, from Tonoshiro to Tonoshiro Senkaku. और ये जो एरिया है that lies 200 kilometers southwest of Japan, Okinawa Island, and a similar distance northeast of Taiwan. तो देखिए जापान का ओकिनावा आइलैंड ये है ऑन द मैप, दिस वन, और ये है ताइवान। इन दोनों के बीच ये पड़ता है सेनकाकू आइलैंड। ओके, तो दोनों से इक्विडिस्टेंट है, यहाँ से साउथ वेस्ट में और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में, एंड 200 किलोमीटर दोनों का डिस्टेंस है। और दोनों ही इसको क्लेम करते हैं, इवन चाइना एंड ताइवान इसको क्लेम करते हैं और जापान भी इसको, अभी तो ये जापान के ही कंट्रोल में है तो जापान भी क्लेम करता है। तो दिस इज़ अ डिस्प्यूट ओवर हियर। ओके, नाउ जापानीज एडमिनिस्टर्स चेन ऑफ आइलैंड्स फॉर्म्ड बाय 5 आइलैंड्स एंड 3 barren rocks which covers a total area of 7 square kilometer. जापान ने आर्किपेलागो को एनेक्स किया था फॉलोइंग द चाइनाज डिफीट इन द फर्स्ट सीनो जापानीज वार। सीनो जापानीज वॉर हुई थी 1895 में। उस टाइम पे जापान ने इस आइलैंड को एनेक्स कर लिया था। फिर एक ट्रीटी हुई विच इज़ कॉल्ड द सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ये हुई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, और इसने चाइना के मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन जो जापान ने एनेक्स कर लिया था उसको लौटा दिया, बट इन कुछ आइलैंड्स को छोड़ दिया। इसलिए कंटेंशन अभी भी लाइव है एकदम। नाउ अंडर द टर्म्स ऑफ जापानीज सरेंडर द आइलैंड वॉज कंट्रोल्ड बाय द यूएस अंटिल 1971। 1971 तक इसको यूएस ने कंट्रोल किया और फिर इसको जापान को लौटा दिया गया अलॉन्ग विद द ओकिनावा आइलैंड। ओकिनावा आइलैंड वी हैव सीन ऑन द फिगर। ओकिनावा आइलैंड कौन सा था? ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज आइलैंड्स। चाइना एंड जापान अगर लड़ रहे हैं तो वो क्यों लड़ रहे हैं? तो सबसे पहला तो जो रीज़न है वो ये है कि इट्स अ फ्यूचर ऑयल प्रोविंस, इट्स अ पोटेंशियल फ्यूचर ऑयल प्रोविंस। अब दोनों ही जापान और चाइना दोनों ही बहुत फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट हैं। ओके, काफ़ी फ्यूल डिपेंडेंट इकोनॉमी, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा है तो फ्यूल की भी कंजम्पशन ज़्यादा है। तो काफ़ी जाइंट फ्यूल कंज्यूमर्स हैं ये दोनों। तो इसलिए ये जो प्रोविंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के ही लिए, इसमें ऑयल की संभावना है। नाउ जो दूसरा है इम्पॉर्टेंट रीज़न दैट इज़ कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट शिपिंग लेन की तरह यूज़ किया जाता है। ओके, बोथ वाइज जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया ऑल्सो। तो एनर्जी इंपोर्ट्स अगर आप इस एरिया को ब्लॉक कर देंगे, तो अगर आप इस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे आप आ जाएंगे। अगर ब्लॉक कर देंगे तो दूसरा एनर्जी इंपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न है कि फ़िशिंग रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से चाइना और जापान में कंटेंशन है इसको लेके। नाउ वील मूव फॉर टू अ नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा 100 ईयर्स ऑफ मालाबार रिबेलियन। ओके, सो 1921 में मालाबार रिबेलियन ब्रेकआउट हुआ था
और अगले साल दैट इज़ इन 2021 इट विल टर्न 100 ईयर्स. सो इट बेसिकली स्टार्टेड एज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड एंटी ज़मींदार, एंटी फ्यूडल मूवमेंट के तरह ये चालू हुआ था, बट इट इवेंचुअली ब्रोक आउट लाइक अ कम्युनल वायलेंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो स्टार्ट हुआ था एंटी फ्यूडल मूवमेंट की तरह और फिर ये कम्युनल हो गया इसका नेचर. ओके, नाउ इट बिगैन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द हैवी हैंडेड क्रैकडाउन ऑन द खिलाफत मूवमेंट. जो मोपिला प्रेजेंट्री थी, मोपिला प्रेजेंट्री वो मुस्लिम थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो हिंदूज थे. अब खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था, वी ऑल नो कि वो जो टर्की के जो सुल्तान थे उनके लिए हुआ था कि उनके जो राइट्स थे वो उनको वापस किए जाएं. तो जब खिलाफत मूवमेंट पे क्रैकडाउन हुआ तो इन पेजेंट्स पे भी क्रैकडाउन हुआ बिकॉज दीज आर मुस्लिम्स. और ये ऐसे एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ, बट धीरे धीरे लैंडलॉर्ड्स हिंदूज थे क्योंकि उनके खिलाफ भी ये मूवमेंट हुआ और फाइनली ये कम्युनल ब्रेकडाउन बन गया. ओके, द मापिलास अटैक्ड and took control of police stations, British government offices, courts and government treasuries. तो वायलेंट हो गया था ये काफ़ी. ओके, और क्या क्या एक्सटेंट था इसका, तो एरनाड एंड वलुवनाड तालुक्स ऑफ मालाबार, इस रीजन में ये फैला हुआ था. तो इतना ही था, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इट इज़ टर्निंग 100 ईयर्स नेक्स्ट ईयर, तो एक क्वेश्चन बन सकता है मालाबार रिबेलियन से. तो आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. और नेक्स्ट टॉपिक इज सीबेड 2030 प्रोजेक्ट. इसमें 2030 तक पूरे ओशन फ्लोर की मैपिंग का ये प्रोजेक्ट है. 2030 तक हमें पूरे ओशन फ्लोर की मैपिंग करनी है. ओके, नाउ द सीबेड 2030 प्रोजेक्ट हैज़ फिनिश्ड नियरली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन फ्लोर मैपिंग. एक 1/5 विच इज़ नियरली 20%, इतना मैप हम कर चुके हैं. अभी हमको और काफ़ी ज़्यादा मैप करना है. Okay, now the global initiative is a collaboration between Japan's non-profit Nippon Foundation and the General Bathymetric Chart of the Oceans, JEPCO. अभी JEPCO क्या है वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. Okay, now JEPCO is the only intergovernmental organization with a mandate to map the entire ocean floor. Okay, now जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ था UN ओशन कॉन्फ्रेंस में 2017 और अब तक हमने 20% जो ओशन फ्लोर है वो मैप कर लिया है. इन द पास्ट भी हमारे काफ़ी कोशिशें थी ओशन फ्लोर को मैप करने की, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट लाइज बीनीथ. सो सैटेलाइट्स एंड प्लेन्स कैरिंग अल्टीमीटर्स तब यूज़ किए जाते थे, बट उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती थी. अब क्या हो रहा है कि वी आर यूजिंग डी वाटर हल माउंटेड सोनार सिस्टम्स एंड मोर एडवांस ऑप्शन सच एज अंडर वाटर व्हीकल्स. अंडर वाटर व्हीकल्स हम यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी डीप में जा सकें, रोवर्स काइंड ऑफ. ओके, सो इससे जो हमको डिटेल जो मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है. वी आर ऑब्टेनिंग हायर क्वालिटी डेटा. ओके, एंड दैट इज़ अ मिनिमम रेजोल्यूशन ऑफ 100 मीटर एट ऑल स्पॉट्स. नाउ for this the project aims to rope in governments, private companies and international organizations to acquire data. प्रोग्रेस क्या है, तो जब 2017 में ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, ओके, तो अराउंड 6% हमने मैप किया था और अब हम नियरली 19% विच इज़ 1/5, जैसे मैंने आपको बताया, नियरली 20% हमने मैप कर लिया है. ओके, 1.45 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स हमने मैप कर लिया है और आगे भी हम 2030 तक हमारा एम है कि हम फुल ओशन मैपिंग अचीव कर लेंगे, ओशन फ्लोर मैपिंग. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग सच अ मैपिंग. तो सबसे पहले तो ओशन की टोपोग्राफी जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है. ओशन के बेड पे काफ़ी सारे वॉल्केनोज़ होते हैं, ओके, जिनकी वजह से जो ओशन करेंट्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस होता है. फिर काफ़ी और सारे फिज़िकल फीचर्स होते हैं लाइक रिजेस, माउंटेन्स. तो ये ज़रूरी है हमें जानना, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे तो एक और जो रिलेटेड चीज़ है वो क्लाइमेट चेंज एंड स्टडी और उसकी जो मेराइन कंजर्वेशन, जो मरीन बायोलॉजी है, जो लाइफ वहाँ पे सस्टेन कर रही है, वो भी हम नहीं जान पाएंगे. तो इसलिए ओशन ट्रोपोग्राफी को जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे ही क्लाइमेट चेंज स्टडी भी हम देखें तो हमको, अगर हम उसकी टोपोग्राफी नहीं जानेंगे ओशन के नीचे क्या है, तो हम क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है ये जान पाने में भी असफल रहेंगे काफ़ी हद तक. ओके, क्योंकि
ओशन करेंट्स का मूवमेंट काफ़ी कुछ ओशन टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो ओशन करेंट्स हैं वो वॉल्केनोज, माउंटेन्स और इन सब पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे फिजिकल रिलीफ चेंज होता है ओशन का, वैसे ही ओशन करंट का मूवमेंट होता है। तो वी शुड नो दिस टू स्टडी क्लाइमेट चेंज। ऑल्सो क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो उसकी जो अब हम फीचर्स जान लेंगे कि कैसे कैसे फ़ीचर्स हैं ओशन फ्लोर पे, तो उस हिसाब से हम ये भी जान सकते हैं कि कैसी लाइफ वहाँ पे सस्टेन करती है। एंड इट विल बी very helpful to achieve the United Nations Sustainable Development Goal to conserve and sustainably use oceans. Okay, now let's see what is JAPCO. JAPCO मैंने आपको बताया था ऊपर. Okay, General Bathymetric Chart of the Oceans. General Bathymetric Chart of the Oceans. Now it is an international group of mapping experts developing a range of bathymetric data sets and data products, and it operates under the joint auspices of the International Hydrographic Organization. International Hydrographic Organization भी एक intergovernmental organization है, and UNESCO's Intergovernmental Oceanographic Commission IOC. ओके, सेक्रेटरीट है इनका मोनाको में। बैथामेट्रिक डाटा बेसिकली कि डीप कितना है आपका ओशन फ्लोर और वहाँ पे क्या क्या रिलीफ फीचर्स हैं, शेप कैसा है, ये होता है बैथामेट्रिक डाटा। ओके, सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बेसिकली बैथामेट्रिक डाटा वी आर टॉकिंग अबाउट। तो दिस वाज ऑल अबाउट जैपको। ये इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओशन फ्लोर मैपिंग में इंडल्ज करती है। ओशन फ्लोर मैपिंग इसी का फंक्शन है। ओके, यही इकलौती ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ द सोल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ओशन फ्लोर मैपिंग। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा आर्कटिक हीट वेव। सो आर्कटिक में भैया अबव देन नॉर्मल टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। साइबेरियन टाउन है वेरकोयांस्क, वहाँ पे ऑलमोस्ट 38 डिग्री तक पारा पहुँच गया है, एंड विच इज़ हायर बाय 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। पहले नॉर्मल टेम्परेचर रहता था वहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया 38 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, क्योंकि सिंस द पास्ट मंथ हाईएस्ट अबव एवरेज टेम्परेचर्स वाज रिकॉर्डेड इन साइबेरिया। 10 डिग्री सेल्सियस पूरे साइबेरियन प्रोविंस में आपको अबव एवरेज टेम्परेचर मिलेगा, और यहाँ इस टाउन में तो 18 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है अबव एवरेज। ओके, नाउ वी हैव बीन विटनेसिंग हायर देन एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर सिंस जनवरी से ही हायर देन एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर्स वहाँ पे विटनेस कर रहे हैं लोग। ओके, नाउ द राइजिंग टेम्परेचर्स आर एट्रीब्यूटेड टू लार्ज स्केल विंड पैटर्न्स। फिर एब्सेंस ऑफ सी आइस, जब सी आइस नहीं हो तो वहाँ पे गर्मी बढ़ गई, एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ओके, ये सारे रीजंस थे इसके। नाउ इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू थ्रेटन लोकल वेजिटेशन, इकोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमी, इन सब पे असर पड़ने लगा है इस हीट वेव का। नाउ दिस इज़ अ बिग कॉज फॉर वरी। वाई इज़ इट सो? बिकॉज अगर आइस पिघलती है तो वहाँ से कार्बन और मीथेन इमिशंस चालू हो जाएंगे, और वंस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इमिशंस चालू होंगे तो टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ओके, और फर्दर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसके बाद फिर और आइस मेल्ट होगी। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी विशियस साइकिल। वन थिंग विल हैपन, द अदर थिंग विल ऑल्सो हैपन। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, जिसको हम बोलते हैं। ओके, पॉजिटिव फीडबैक, एक चीज़ से दूसरी चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है तो एक विशियस साइकिल में आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एमिशंस होंगे, फिर उसके बाद और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, फिर और आइस मेल्ट होगी, और ये पूरी साइकिल एक बनता चला जाएगा। ओके, नाउ इट विल ऑल्सो कॉल्ड सी लेवल राइज, क्योंकि जब पानी जो बर्फ़ पिघलेगी तो ऑब्वियसली पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो उससे हमारी फ़िशिंग पे असर पड़ सकता है। उससे जो लो लाइंग आइलैंड्स हैं जिनका एवरेज सी हाइट ज़्यादा नहीं है, उनमें फ्लडिंग हो सकती है। ओके, इनहेबिटेबल हो सकते हैं वो, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल ख़त्म होता है। वील मीट टुमारो। थैंक यू।